हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नवपाषाण काल तक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए ताम्रपाषाणी काल से डिस्कस करते हैं और हम लोग आज इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते जाइए। देखिए, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जेएसएससी सिजिल के साथ साथ जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही तथा अन्य एग्ज़ाम में बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, ताम्रपाषाणी काल, ठीक है, कैल्कोलिथिक एज। धातुओं में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो याद रखिए तांबा धातु का जो है वो सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि पत्थर और तांबा के उपकरण का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाणिक काल बोलते हैं। देखिए, ताम्र मतलब होता है तांबा और पाषाण माने होता है पत्थर। तो आप इसके जो नाम है ना उसी समझ सकते हैं कि कैसा काल होगा। तो देखिए, जब पत्थर के साथ साथ तांबा का उपयोग होगा तो ये ताम्रपाषाणी काल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पास बताया गया है। आगे है इसके बाद कि ताम्रपाषाणिक युग की जो सबसे बड़ी बस्ती है वह कहाँ है? तो जोरवे संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। जो सबसे बड़ी बस्ती जो है वो मिली है। चलिए आगे देखिए, तांबा का प्रथम कुल्हाड़ी अतिरम पक्कम से मिला है, ठीक है। तो वो जो कुल्हाड़ी है वह लगभग 5000 ईसा पूर्व की कुल्हाड़ी है ना। तो किस धातु की बनी है? तो तांबा की बनी है। कहाँ से मिली है? तो अतिरम पक्कम से मिली है, ठीक है। आगे, पक्की ईंटों से वो सब क्या थे? परिचित थे। जो ताम्रपाषाणी काल के व्यक्ति थे वो पक्की ईंटों से परिचित थे। आगे है कि इनाम गांव ताम्रपाषाणिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर व अनेक कब्र जो है वो पाई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कायथा से 29 तांबे के बने तीर के नोक मिला है, बरछे की फलक मिला है, सेल्ट मिला है और कंगन के साथ साथ छेनी भी मिला है। याद रखिए, ये कंगन है और ये छेनी, ठीक है। तो कायथा से 29 तांबे के बने तीर के नोक मिला है, बरछे के फलक मिला है, सेल्ट मिला है और कंगन मिला है और छेनी मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है लौह युग। आगे कौन सा युग है? तो आगे है लौह युग। इसको बोलते हैं आयरन एज। देखिए, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व में क्या हो गया? आरंभ हो गया। हलूर से प्राप्त लोहे के वस्तु से जो है ये बात का पता लगा है कि लोहे का प्रयोग दक्षिण में लगभग 1100 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, ठीक है। उसका साक्ष्य मिला है वो हलूर में मिला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो अलग अलग जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका सिंधु घाटी के प्रति टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग माना गया है ना। लेकिन हम लोग एक साधारण समय अवधि लेकर के चलते हैं। जो ज़्यादातर माना जाता है वह है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी ना। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जा रहा है कि उस पीरियड में यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी ना। मतलब अभी के हिसाब से भी अगर तुलना किया जाएगा तो उस समय यह बहुत बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता था। यह जो सभ्यता था वह कैसी सभ्यता था? तो कांस्ययुगीन सभ्यता था। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है।
चलिए, इसका विस्तार में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यह जो है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो कैसे बड़ी सभ्यता थी, क्योंकि जो है इसका जो क्षेत्र जो फैला था, यानी कि जो क्षेत्रफल था वो था लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला था। यह भारत एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। ठीक है, चलिए, यह त्रिभुजाकार रूप में जो है वो फैली हुई थी। किस रूप में फैली थी, त्रिभुजाकार रूप में। देखिए, जैसे उसका यदि हम लोग सीमा का डिस्कशन करें तो जो उत्तरी सीमा था वो मांडा, यानी कि जम्मू कश्मीर में एक मांडा स्थान है वहाँ तक था, और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, साथ में सब अगर याद रखिएगा तो ऑप्शन इसमें टिक करने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। अब आगे बढ़िए, दक्षिण में है दयमाबाद। ठीक है, हालांकि दयमाबाद होता है ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का किन्हीं स्टूडेंट का नोट है। ठीक है, तो उन्हीं का ये कॉपी है, तो थोड़ा बहुत वो एरर की है। ठीक है, तो दक्षिण में क्या है, तो दयमाबाद है। ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट में आता है। ठीक है, और दयमाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो याद रखिए, दक्षिण में दयमाबाद, नर्मदा नदी, और वो महाराष्ट्र स्टेट में है। चलिए, अब देखिए, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है 1400 किलोमीटर। याद रखिए, यहाँ पास है 1400 किलोमीटर। अब चलिए आगे, पूर्वी सीमा जो है वो है आलमगीरपुर। ठीक है, इसको आप ठीक कर लें। पूर्वी जो सीमा है वह है आलमगीरपुर, वो आता है यूपी में, और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, चलिए, जो पश्चिमी सीमा है वो है सुतका गेंडोर दास्क नदी। ठीक है, पश्चिमी सीमा कहाँ है, सुतका गेंडोर दास्क नदी। एक्चुअली में ये बलूचिस्तान का पार्ट है। सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान का पार्ट है। ठीक है, तो शायद राधा यहाँ पास लिखना छोड़ दी होगी बलूचिस्तान, आप लोग जो है ऐड कर लीजिए बलूचिस्तान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग अब सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न स्थल पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट उसका जो स्थल था उसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वह स्थल है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है वह कौन सा स्थल है, तो हड़प्पा है। तो हड़प्पा का जो स्थिति है वो है मोंटगोमरी ज़िला। ये एक्चुअली में पंजाब का पार्ट है, जो कि पश्चिम पाकिस्तान वाला पंजाब का पार्ट है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, तो वर्तमान में ये साहिवाल ज़िला में आ गया है। पहले ये पाकिस्तान का एक पंजाब स्टेट था, उसका मोंटगोमरी ज़िला में था, लेकिन अब ये पाकिस्तान का साहिवाल ज़िला में आ गया है। ठीक है, चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता का क्या नाम है, तो उत्खननकर्ता का नाम है दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता का क्या नाम है, दयाराम साहनी। और जो वर्ष है वह है 1921। वर्ष क्या है, तो 1921 है। उत्खननकर्ता का नाम है दयाराम साहनी, और वर्ष जो है वह है 1921। अब देखिए, हड़प्पा से क्या क्या मिला था, तो हड़प्पा से कब्रिस्तान, इक्का गाड़ी, सिंगार पेटिका और स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। ठीक है, याद कीजिए, इसको रिपीट करके याद होगा तो बेटर होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सारे जो चीज़ हैं वो कहाँ से मिली थी, तो हड़प्पा से ये सारे चीज़ मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा से और भी चीज़ें मिली थी, जैसे नदी के तट पर 12 अन्नागार बने हुए थे वहाँ पास। ठीक है, और अनाज साफ करने का चबूतरा मिला था,
मजदूर का आवास मिला था। लेकिन जो मजदूर का आवास मिला था ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे कि ऊपर में जो था वो अमीर लोग रहते थे और मजदूर का जो आवास था वो थोड़ा सा डाउन में था। उनका जो मकान था वो अमीर लोगों से नीचे था, बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कांस्य का दर्पण मिला था और कांस्य गाड़ी मिला था। ठीक ना, तो इक्का गाड़ी के स्थान, इक्का गाड़ी जहाँ याद रखेगा आप, उसी को याद रखिए, कांस्य गाड़ी। इक्का गाड़ी कांस्य गाड़ी दोनों मिल जाएगा। और कांस्य दर्पण को याद रखिए श्रृंगार पेटिका से। ठीक है, कांस्य दर्पण श्रृंगार पेटिका, कांस्य दर्पण श्रृंगार पेटिका। और बाकी स्वास्तिक का चिन्ह मिला था और 12 अन्नागार मिले थे जो नदी के तट पर था। अनाज साफ करने वाली एक चबूतरा था और मजदूर का आवास था। तो उम्मीद है यहाँ से कि सारे चीज़ आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम क्या है? राखलदास बनर्जी। 1922 में ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। ठीक है, कौन? तो राखलदास बनर्जी। जो यह इसका स्थिति है, ठीक है, ये लरकाना ज़िला पाकिस्तान पंजाब में है। ठीक है, और सिंधु नदी के तट पर जो है यह स्थित है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर एक ही होता है कि आप ऑनलाइन में समझ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन के क्लास में जो है वो समझाने के साथ साथ उसको 2-4 बार रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा याद हो जाता है। जैसे कि ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता हूँ तो उसको रिपीट करवाता हूँ बार बार। ठीक है, 3 से 4 बार रिपीट करवाता हूँ, तो जो सारा चीज़ है वो लगभग स्टूडेंट को याद हो जाता है। तो आपको ना ऑनलाइन क्लास में आपको खुद से ही ये करना होगा कि आपको ये सारे लाइन नोट्स करके और याद करना होगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वह है 39 इंटू मतलब यहाँ पास 39 फीट होता, शायद राधा छोड़ दी है, 39 फीट इंटू 23 फीट इंटू 8 फीट। ठीक है, तो यहाँ पास आप ऐड कर लीजिए 39 फीट इंटू 23 फीट इंटू 8 फीट। ठीक है, उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, कहाँ पास? तो विशाल स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उत्तर में 6 वस्त्र बदलने का कक्ष था। ठीक है, उत्तर में 6 वस्त्र बदलने का क्या था? कक्ष था। जलापूर्ति के लिए कुआं वहाँ पास बना था। धार्मिक अनुष्ठान का साक्ष्य जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और महाविद्यालय का जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़े का जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और हाथियों का जो कपाल खंड मिला है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए, एक नर्तकी का धातु का बना हुआ एक मूर्ति मिला है जो कि नग्न अवस्था में थी और एक हाथ में चूड़ी पहनी थी। ठीक है, तो याद रहेगा यहाँ से। अब आगे है कि एक श्रृंगी पशुओं वाली जो मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति वहाँ से मिली है जो कि 3 मुख वाले देवता हैं और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान है, बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पुरोहित की मूर्ति वहाँ से मिला है जो कि ध्यान की अवस्था में वो मग्न है। ठीक है, मतलब ऐसा मूर्ति मिला है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मेसोपोटामिया का मुहर भी मिला है। तो चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि आखिर मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता का नाम है राखलदास बनर्जी। वर्ष है 1922। स्थिति इसका है लरकाना ज़िला, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक,
सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है कि मृतकों का टीला। वहाँ से विशाल स्नानागार मिला है 39 फीट इंटू 23 फीट इंटू 8 फीट। उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। उत्तर में 6 वस्त्र बदलने वाला कक्ष है। जलापूर्ति के लिए वहाँ पर कुआं बना है। धार्मिक अनुष्ठान का साक्ष्य मिला है। महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। हाथियों का कपाल खंड मिला है और एक नर्तकी का मूर्ति मिला है जो धातु का बना है, यह नग्न अवस्था में है और एक हाथ में चूड़ी पहनी हुई है। और आगे है कि एक सिरंगी पशु वाली मुद्रा हुई सी मिली है और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जो कि 3 मुख वाले देवता हैं। इसके चारों ओर, इस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा और चीता और भैंस जो है बैठा हुआ है। पुरोहित की मुद्रा जो है, पुरोहित का मूर्ति मिला है जो कि ध्यान की अवस्था में है और यहाँ से मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तीसरा जो प्रमुख स्थल है उसका नाम है लोथल। क्या है? लोथल। लोथल का अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे तो ये गुजरात के अहमदाबाद वाले हिस्सा में है। ठीक है। चलिए, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। खोजकर्ता का नाम क्या है? रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता क्या नाम है? रंगनाथ राव। कब खोज किए हैं? 1955। कब खोज किए हैं? तो 1955। अब देखिए, लोथल जो है यह एक व्यापारिक नगर था। लोथल क्या था? एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? तो गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला है। मनके बनाने का कारखाना लोथल से ही मिला है और चावल का जो साक्ष्य है वो भी लोथल से ही मिला है। ठीक है, फारस का मुहर मिला है जो कि गोलाकार बटननुमा है। और आगे है इसके बाद कि घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मतलब टूटी हुई मूर्ति, और हाथी का दांत मिला है और चक्की के पार्ट मिला है और चल्हाक लोमड़ी का चित्र मिला है। तो देखिए, लोथल से और एक इम्पोर्टेंट है कि घरों के दरवाजे लोथल में मुख्य मार्ग पर खुलते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा जगह जो कि अपवाद माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर के दरवाजे होते थे वो रोड से पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, रोड पर दरवाज़ा नहीं खुलता था, सड़क पर। लेकिन लोथल एक जगह है, वहाँ पास जो दरवाजे हैं घर के वो मुख्य मार्ग पर खुला है। ठीक है, तो ये अपवाद है, तो इम्पोर्टेंट भी है ये लाइन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लोथल के बारे में रिवीजन करते हैं, मतलब एक बार कि लोथल की स्थिति कहाँ है। तो ये गुजरात अहमदाबाद वाला पार्ट में है, भोगवा नदी के किनारे है। खोजकर्ता का नाम है रंगनाथ राव, 1955। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है। फारस का मुहर मिला है जो कि गोलाकार बटननुमा जैसा है। घोड़े का मृण मूर्ति मिला है। हाथी का दांत मिला है। चक्की का पार्ट मिला और चढ़ाक लोमड़ी का चित्र मिला है। और जो घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी में वो है धौलावीरा। तो चलिए धौलावीरा को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, धौलावीरा का जो स्थिति है ये भी गुजरात में ही है। इसका खोजकर्ता का नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिला है। ठीक है, धौलावीरा से क्या है? तो 16 कृत्रिम जलाशय मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। सूचना पट मिला है जो कि पॉलिश युक्त था। सूचना पट मिला है जो कि पॉलिश युक्त है। और आगे देखिए, आगे है कि चन्हुदड़ो जो है वो 5वां इम्पोर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो पहले हम लोग धौलावीरा को रिवाइज करते हैं। देखिए, धौलावीरा का स्थिति है गुजरात में। खोजकर्ता का नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला है और सूचना पट जो कि पॉलिश युक्त है वो मिला है। चलिए 5वां स्थल के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, 5वां स्थल का नाम है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो का स्थिति जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो का स्थिति कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, हालांकि राइटिंग अच्छा है। ठीक है, राधा की बस एरर हो गया यहाँ पास। देखिए, चन्हुदड़ो के खोजकर्ता का नाम है एनजी मजमूदार। ठीक है, इनकी हत्या कौन किया था? तो डाकुओं ने किया। मतलब एनजी मजमूदार जो है वो
आर्कोलॉजिस्ट थे तो वहाँ पास कुछ छानबीन कर रहे होंगे, तो उसी दौरान उनकी हत्या डाकुओं ने की होगी। ठीक है, तो चन्हू के खोजकर्ता का नाम है NG मजूमदार। यह एक औद्योगिक नगर था। मनके बनाने का कारखाना मिला है चन्हू से। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य मिला है चन्हू से। और लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है, काजल मिला है और पाउडर मिला है। ठीक है, तो चन्हू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है? तो लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है, काजल मिला है और पाउडर मिला है। मनके बनाने का कारखाना चन्हू से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो स्थल है उसका नाम है सुरकोटदा। क्या नाम है? सुरकोटदा। सुरकोटदा की स्थिति जो है वो कच्छ गुजरात में है। ठीक है, यह सरस्वती नदी के किनारे है। जो सुरकोटदा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से कलश अवधान का मतलब साक्ष्य मिला है और घोड़े की हड्डियाँ का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कलश अवधान का मतलब होता है कि बच्चे को पहले बच्चे का जो है वो मौत हो जाता था, उसको एक कलश यानी कि घड़ा में रख करके और उनको जो है दफनाया जाता था। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पास है। ठीक है, चलिए और क्या मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ से घोड़ा का हड्डी मिला है और वहाँ से तराजू का पटरा भी मिला है सुरकोटदा से। चलिए आगे है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगन जो है इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है? राजस्थान है। ठीक है, कालीबंगन घाघर नदी के किनारे है। वहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है, चूड़ी मिला है और एक खोपड़ी मिला है जिसमें 6 छेद किया गया है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शैल चिकित्सा से भी जो है वो परिचित थे, ऐसा मैंने अंदाज़ा लगाया जाता है। तो कालीबंगन के बारे में बताइए। तो जो कालीबंगन है, ठीक है, वो कहाँ है? तो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है, चूड़ी मिला है और एक खोपड़ी मिला है जिसमें 6 छिद्र है। तो इससे हम लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो शैल चिकित्सा से भी परिचित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। कोट दीजी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के किनारे है। चित्रित मृदभांड मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है और कांसे का अंगूठी मिला है। कोट दीजी से क्या क्या मिला है? तो सिंधु नदी के किनारे है, चित्रित मृदभांड मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है और कांसे की अंगूठी मिला है कोट दीजी से। आगे है बनावली। बनावली यहाँ पास हिसार कर लीजिए, हिम सागर नहीं, हिसार कर लीजिए। बनावली जो है वो हिसार हरियाणा वाला पार्ट है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। मिट्टी का जो हल है जो कि खिलौना था वो बनावली से मिला है और जौ के जो दाने हैं वो बनावली से मिले हैं। आगे है रोपड़। रोपड़ का स्थिति कहाँ है? तो पंजाब है, लोकेशन पंजाब है। ये सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी मिला है रोपड़ से और मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिला है रोपड़ से और सेल खड़ी का मोहर मिला है। ठीक है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, तांबे की कुल्हाड़ी मिला है और मानव के साथ जो है वो कुत्ते को भी जो है वो दफनाया गया था और सेल खड़ी का मुहर मिला है। आगे है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। धान की भूसी रंगपुर से मिला है और ज्वार बाजरा रंगपुर से मिला है और नालियाँ जो है वो रंगपुर से मिला है। ठीक है, आगे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी जो है वो आलमगीरपुर से मिला है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है और मृदभांड पर जो रंगीन चित्रकारी है वो आलमगीरपुर से ही मिला है। आगे है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो है सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर कहाँ है? तो ये दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से मानव अस्थि मिला है और बेबीलोन का व्यापार का साक्ष्य मिला है। मैंने बेबीलोन से जो व्यापार पहले था उसका कुछ साक्ष्य मिला है। और सुतका गेंडोर भी एक बंदरगाह ही था, वो छोटा रूप में था लेकिन एक बंदरगाह था छोटा सा। आगे है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर है का इलाका में है। मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। कौन नदी? चेनाब नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या मिला है? तो चट, ब्लेड और
हड्डी से निर्मित बाण मिले हैं। ठीक है, और मोहरों का जो साक्ष्य मिला है वो मांडा से ही मिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर नगर नियोजन जो था वो कैसा था, क्योंकि नगर नियोजन से भी ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जो अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये क्या थी कि विश्व की ये जो है प्रथम नगरीय सभ्यता था जो कि अपना नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध है ना, क्योंकि जो वहाँ पास घर होते थे, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए है जैसे कि सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर काटती थी, इतना अच्छा नगर नियोजन किया गया था। शहर जो है वो ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। ठीक है, और घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। एक जगह अपवाद है सिर्फ लोथल में, बाकी किसी भी जगह सिंधु घाटी सभ्यता का जो दरवाज़ा है, मैंने घरों के दरवाज़ा, वो घरों के पीछे खुलते थे। ठीक है, मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर में जो है वो उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। आगे पक्की ईंटों का आकार जो था वो 4 × 2 × 1 फीट होता था, और पुरोहित वर्ग के पास जो है वो शासन रहता था। शासन, ठीक है, शासन को आप करेक्ट कर लें। मातृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार होते थे, माने माता का ज़्यादा वैल्यू था उस समय। ठीक है, समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। एक पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो 4 वर्ग था वो कौन कौन था? पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। मनोरंजन के लिए वे सब शतरंज खेल खेलते थे और मुर्गे की लड़ाई उनका जो प्रिय खेल था। ठीक है, तो दोनों खेल याद रखिए। वे आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिला है। ठीक है, युग्मित समाधान कहने का मतलब है कि जब पति पत्नी को साथ में जो है वो दफनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस काल में देवताओं की मूर्ति मिली है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, वे जादू टोना और टोटके में विश्वास करते थे, बलि प्रथा में विश्वास वे सब करते थे, और वे वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उन्हें ध्यान व योग का ज्ञान था, है ना। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है जिस पर अर्धशिवा, ठीक है, अर्धशिवा कीजिए, जिस पर अर्धशिवा या अर्धशिवा का चित्र जो है वो मिला था। सर जॉन मार्शल, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिए, यहाँ हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा था। जो अर्धशिवा की जो मुहर मिला था ना, इसी को सर जॉन मार्शल जो है वो पशुपतिनाथ बोले थे। उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वहाँ गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी, ज्वार, बाजरा प्रमुख फसल के जो है वो मतलब साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है सोर्तुगई, यहाँ पास आप फिर से इसको ऐड ऑन कर लीजिए। सोर्तुगई अफगानिस्तान में है, तो सोर्तुगई से नहर का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और आगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली उनके प्रिय पशु थे। वे हाथी, घोड़ा, ऊंट से परिचित नहीं थे। आगे है कि सारगोन, ठीक है, वंस अगेन इसको आप ठीक कर लें। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई है। ठीक है, कपास की विश्व में प्रथम खेती जो हुई है वो कहाँ हुई है? भारत में हुई है। लोहे से परिचित थे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो लोहे से परिचित नहीं थे।
वे भाव चित्रात्मक लिपि में लिखते थे। वे दाएं से बाएं लिखते थे, जिसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे लिखते थे? तो दाएं से बाएं। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि टेराकोटा से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, जो कि एक प्रकार की मिट्टी से निर्मित थी। मोहर पर एक जो सिंघा है, जो जानवर है, एक सिंघा जानवर, वो सबसे ज़्यादा चित्र उसी का मिला है। ठीक है, और कल से हम मतलब कल के वीडियो में हम लोग वैदिक काल के आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा था? ठीक है, आप हमारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।